बीजेपी के उम्मीदवार है आसनसोल से अंगमित्रा पॉल, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। हुमायूं कबीर पर जो प्रोटेस्ट किया गया वो घटना का जिक्र किया गया था। बीजेपी के कैंडिडेट है कुमारगंज से शुभेंदु सरकार, उनकी तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ने उनको मारपीट करने की कोशिश की थी। लेकिन चुनावी हिंसा, हमारे जर्नलिस्ट भी वहां पर कह रहे हैं, जो वहां पे हमारे प्रतिनिधि है वो भी कह रहे हैं कि 20 साल में पहली बार वो देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नजर नहीं आ रही है। नम्रता कोठारी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस बार बार आवाज उठा रही थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि हिंसा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक से मतदान हो रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हिंसा दिखाई नहीं दे रही है। जो बार बार वेस्ट बंगाल में ये लांछन लगाया जाता है कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन मतलब ही है हिंसा, तो इस बार तो बहुत कितना अच्छे तरीके से हो रहा है और मतदान भी बहुत ही अच्छे, जहाँ पर हम लोग वुमेन वोटर्स और मेल वोटर्स दोनों ही देख रहे हैं किस तरह से जोर शोर से एकदम पूरा वोट दे रहे हैं, अपना वोटिंग राइट अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पर 27 लाख से भी ऊपर लोगों की वोट ऑलरेडी कट चुकी है, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरह का जो रुझान देख रहे हैं, ये मुझे लगता है टीएमसी के फेवर में ही ये काम करेगा, क्योंकि लोग जिस तरह एसआईआर करने के बाद लेकिन हिंसा नहीं है, ये भी तो आप मानती है ना। सेंट्रल फोर्सेस का फायदा हो रहा है ना नम्रता जी। हाँ, वो तो सेंट्रल अच्छा है फोर्सेस ना। का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जो सेंट्रल ट्रांसफर फोर्सेस का हुए, फायदा सेंट्रल हुआ, फोर्सेस पर लगाई गई, लोग भी तृणमूल कांग्रेस वहाँ जो लोग रोज रो हैं, रही थी वो लोग कि भी जो तो वहाँ सेंट्रल पर फोर्सेस शांति लगाई से गई है कर रहे उससे हैं ना। नुकसान होगा, हम पर अन्याय किया जाएगा। लेकिन देखिए, कोई हिंसा नहीं हो रही है। आप कम से कम मानेंगे कि अच्छा तो किया अच्छी चुनाव बात आयोग है, ने इस अच्छी बारे बात में। है, अच्छी बात है। हिंसा हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा हिंसा हो, स्वस्थ तरीका से हो इलेक्शन, ये सभी चाहेंगे। पर हम लोग जो ये रुझान देख रहे हैं, ये बहुत ही फेवर अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवर में ही जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस ठीक। तरह से लोग डरे हुए एसआईआर के बाद, तो उन लोगों को लग रहा है अगर उन लोग वोटिंग राइट नहीं अप्लाई करेंगे अपना, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली लोग का वोटिंग राइट 27 लाख से भी ऊपर लोगों का काट दिया गया, बाकी लोगों का नहीं कट जाए, उन लोग के राशन कार्ड, आधार कार्ड, घर बार नहीं छीन जाए, इसीलिए लोग जोर शोर से वो अपना अधिकार अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर ठीक है। है चारू प्रज्ञा, ममता बनर्जी भी यही कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि बम्पर वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग, लेकिन हमने बिहार में भी बम्पर वोटिंग देखी थी, लेकिन वो कोई एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग तो नहीं रही थी। हिंसा के बिना वहां पर चुनाव होना बंगाल के भीतर बड़ी बात है, लेकिन दूसरी तरफ रिवेंज वोटिंग कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कहने की कोशिश कर रही है। एसआईआर के वजह से लोगों को तकलीफ हुई तो लोग जमीन पर उतर आए और वोटिंग वहां पर कर रहे हैं, यह दावा है तृणमूल कांग्रेस का। बीजेपी का क्या कहना है? साहिल जी नमस्ते, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो धन्यवाद इलेक्शन कमीशन का कि उनके प्रयासों की वजह से शायद ये मेरी याद में पहला चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में जहां पर खून खराबा ना हुआ हो इस हद का। हर बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में सुबह से जिस प्रकार की खबर मेरे ख्याल से आपका नेटवर्क का कोई इशू है। नेटवर्क आपका कटा हुआ है। दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक झा, आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि इस बार कोई हिंसक घटनाएं नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई शिकायत चुनाव आयोग से, क्योंकि आप भी शिकायत में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे उस वक्त, अभी कोई शिकायत वगैरह? देखिए साहिल भाई, सबसे बड़ी बात है कि सारे गुंडे अब बीजेपी में आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेके दर्जनों जो टीएमसी के गुंडे थे, अब सारे के सारे भाजपा में आ चुके हैं। तो अब गुंडे ही करेंगे कहाँ? गुंडे जितनी भी आपको दिख रही है वो सब के सब भाजपा वाले तो कर ही रहे हैं। बात क्या है, भाजपा खुद एक राजनीतिक रूप से नक्सलवादी पार्टी है। जिस तरीके से नक्सलवादी लोग अपने, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में आपको एक्सप्लेन तस्वीरें देख रहे हैं जी। नहीं, ये तस्वीरें देखिए ना जरा एक बार। आप स्क्रीन पर तस्वीरें अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं। ये कुमारगंज के उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए तो, और इनको कौन पीट रहा है? तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। इनका ड्रामा क्या है मैं बताता हूं। यही घटनाएं 2021 में हुई थी, तब जाकर सीआरपीएफ लगा। सुनिए, इनका ड्रामा क्या होता है। मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी नहीं देना है, और अमित शाह जी बंगाल में जाके कहते हैं बहनों, ओ दीदी 3,000 दूंगा तुमको, युवाओं को बेरोजगार है उनको 3,000 रुपए दूंगा। ये क्या है, बंगाल का कीमत लगा रहे हैं क्या? तो भाजपा का दोहरा चरित्र। नरेंद्र मोदी जी यहाँ कहेंगे फ्री का रेवड़ी बंद, हेमंता विश्व शर्मा दिल्ली में आएंगे तो कहेंगे गौ मांस खाना अलाउ नहीं करेंगे, अनुराग ठाकुर
यहाँ पे आएंगे दिल्ली में तो कहेंगे मांस नहीं खाना चाहिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। बंगाल में जाके मच्छी खाएंगे, मोदी जी कहेंगे दिखा दिखा के किसको खाएंगे। तो भाजपा का दोहरा चरित्र, भाजपा का दोहरा चाल इस सबके सामने है। तो ये भाजपा के लोग ही प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं बंगाली अस्मिता को बदनाम करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बदनाम किया, सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनको इतने बेवकूफ हैं। ये नारा 5वीं क्लास के बच्चों को पता होता है। खिलाफ लड़ रहे हैं दीपक झा जी, आप चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी या बीजेपी के खिलाफ? हम चुनाव राहुल गांधी तो महंगाई, लगता है कि ममता बेरोजगारी, बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार, नक्सलवादी, भाजपा रूपी जो नक्सलवाद है सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा तो कहीं है नहीं 3 और 13 में, तो भाजपा के खिलाफ क्या लड़ेंगे? सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। चारू प्रज्ञा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई है, उनका नेटवर्क का कोई इशू हो गया था। आपकी प्रतिक्रिया खत्म करिए पहले चारू प्रज्ञा जी, जो पूछा मैंने आपको। पहले मैं खत्म करती हूँ और उससे पहले दीपक जी को याद दिलाती हूँ, अगर चुनाव आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो भाई मेरे सरकार टीएमसी की है, भूल जाते हैं आप, गुंडागर्दी टीएमसी आपकी की भी सरकार है। और बीच में मत बोलिए, अब प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरा नेटवर्क वापस आ गया है। तो साहिल जी अब मैं फिर से अपना कमेंट देती हूँ। मैं कहना चाह रही थी कि सबसे पहले तो धन्यवाद चुनाव आयोग का, क्योंकि मेरी याद में ये पहला ऐसा चुनाव है जो भरा पड़ा नहीं है खून खराबे के साथ। कुछ इंस्टेंसेस इस बार भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुआ है। और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। बहुत लंबे समय से इस चुनाव की तैयारी हो रही थी। आज बंगाल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारी और जवान तैनात हैं। आज इतने तबादले हुए, 8,000 से ज्यादा बूथ्स को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर करा गया और हर प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, हर गांव में, हर कस्बे में, और खासकर के उन क्लस्टर्स में जहां से हमेशा हिंसा की खबर आया करती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि लोगों के मर जाने के बाद भी जो परपेट्रेटर्स हैं उनके ऊपर आज तक कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज जब बंगाल सड़क पर उतर गया है, ये एक गूंज है बंगाल की जनता की। ये गूंज हमको वोटों में दिखाई दे रही है। जनता बदलाव चाहती है, जनता चाहती है कि इसी सुख शांति बिना खून खराबे के वो अपना जीवन जी पाए। वो ये चाहती है कि पुलिस पर उनका भरोसा कायम रहे। पुलिस उनकी ऐसी ना हो कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जले तो पुलिस वहां खड़ी खड़ी देखती रह जाए और लोगों के जीवन तबाह हो जाए। इस बार जब जनता उमड़कर वोट डाल रही है, वो महिला सुरक्षा के लिए डाल रही है। 152 सीटें जहां पर पहले चरण का वोटिंग हो रहा है ना, उसमें से 59 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, यानी 77 में से 70% से ज्यादा सीटें आपको इन 152 सीटों में से मिली थी। तो इस बार अगर आप चुनाव आयोग को धन्यवाद दे रही है, तो इस बार जो भी कोई 4 तारीख को इसका नतीजे आएंगे, उसके बाद बीजेपी के पास कोई बात नहीं रहेगी कहने के लिए कि जो भी नतीजा आएगा वो स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि आज की स्थिति में तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि जिन जगहों पर एसआईआर के जरिए सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर, यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि रिवेंज वोटिंग है, एसआईआर में तकलीफ हुई तो हम रिवेंज वोटिंग कर रहे हैं। ये बात तृणमूल कांग्रेस कह रही है, उस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा जरा। जी, मैं उस पर आ रही हूँ। देखिए, तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार के बयान देती है वो हमेशा गैर जिम्मेदारी के होते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जरूरी थी और खासकर के बंगाल में बहुत जरूरी थी। आपने वो संख्या देखी। अगर आप ये सोच के देखो, लाखों लोगों के गलत वोट कटे होते तो वो चुनाव के दिन के पहले सड़क पर उतरे होते, चुनाव के दिन के पहले सड़क पर उतरे होते। वो हमने नहीं देखा। तो आज एक बार बिल्कुल साफ है, नहीं उतरे, क्योंकि जिस प्रकार से, अच्छा, शिकायतें सारी टीएमसी कर रही है, जनता की शिकायत नहीं है। इन बातों में बहुत ज्यादा फर्क है, आप इसमें डिस्टिंक्शन ड्रॉ करके रखिए। और एक बात और है, जब हमारी पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का देहांत हो जाता है ना टीएमसी के गुंडों के हाथों के द्वारा, तो उन चीजों को हम कभी भूल नहीं सकते। तो हाँ, बिल्कुल आज धन्यवाद चुनाव आयोग को देना ही होगा। और आप बीजेपी की परसेंटेज की बात कर रहे थे, सीटों की बात कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा कि हमारा जो प्रभाव है वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ पश्चिम बंगाल में बढ़ता चला गया है। हम एक चुनाव पीछे विधानसभा चले जाते हैं तो हमारी केवल 3 सीट थी, अगले चुनाव तक 77 आ गई है। इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ हम 125 का नंबर पार करने वाले हैं। ठीक है, वोटों का डिफरेंस अभी भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 10% का है। 2021 के चुनाव में देखा गया था। लेकिन नम्रता कोठारी, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। उनका यह मानना है, बीजेपी का अभी भी यह कहना है कि एसआईआर के वजह से गलत नाम नहीं कटे हैं किसी भी तरीके से, और इसीलिए इसको रिवेंज वोटिंग नहीं कहा जा सकता। जो बंपर वोटिंग है वो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है। चारू जी जानती नहीं है, कैलकाटा से है नहीं, इसीलिए
वेस्ट बंगाल से है नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है यहाँ क्या क्या हुआ है। वो बोल रही है कि लोग सड़क पे नहीं उतरे। वो क्या देखी है कि सड़क पे उतरे कि नहीं उतरे हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपना नाम को रजिस्टर्ड कराने के लिए। उनको ग्राउंड रियलिटी ही नहीं पता है और वो बोल रहे हैं कोई लोग सड़क पे नहीं उतरे। अभी भी इस चीज का नहीं विद्रोह नहीं हो नहीं रहा है। नमिता जी, आदमी मैं जो आपको जो आखिरी दूंगी। 27 आप जो सुनिए पहले तो सुनिए आप जो 27 लाख मेरे से भी ऊपर ऊपर निजी जिनका टिप्पणी ना नाम करिए। रजिस्टर नहीं, निजी टिप्पणी में नहीं कर रही हूँ मैं। आप जो फैक्ट बोल रही हैं वो आपको बता रही हूँ कि फैक्ट सही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं लोग नहीं उतरे सड़क मैं पे या काउंटर उन लोगों करूंगी। को दिक्कत नहीं हुआ, ये गलत गलत बात है। क्योंकि आप देखिए जो 27 लाख से भी ऊपर जो आज भी जो वोट नहीं दे पा रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। वो क्या आज के दिन में वोटर नहीं है, आज के दिन में इंडियन सिटीजन नहीं है। वोट होने के बाद वो इंडियन सिटीजनशिप हो जाएंगे। ये कैसा अन्याय है, ये तो देखना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीज देखना चाहिए। सब जितने भी ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो फॉर में अगेंस्ट, ये चीज उन लोगों चारू को प्रज्ञा, देखना चाहिए कि किस तरह से ये चीज हो रहा है। तो एक आप और सवाल हर मेरे तरफ रॉन्ग से चीज आपको को रहेगा, उसके बाद हर 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 उसके बाद हर दीपक चीज झा को के पास आप मैं चलूंगा, गलत क्योंकि नहीं उनके ठहरा नेता का सकती। बयान भी बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग गलत है मुझे कुछ नजर आ सही रहा है। है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग इतने जोर शोर से हो रही है तो उसके बावजूद भी चुनाव के दिन आपके नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, सनातन का अस्त्र निकाल लिया उन्होंने। एक बार फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई अगर हार जाएंगे बीजेपी तो सनातन धर्म वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा पश्चिम बंगाल से। चुनाव पर निर्भर होता है क्या कोई धर्म टिकेगा या नहीं टिकेगा? अगर इतनी ये एंटी चुनाव पर इनकम्बेंसी है तो ये सब बोलने की क्या जरूरत है? ये देखिए पश्चिम बंगाल की सच्चाई बन चुकी है। जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिस तरीके से खास करके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। अभी मैं मुर्शिदाबाद का आपको एग्जांपल दे रही थी। क्या कोई आज दिल पे हाथ रख के कह सकता है वहां पर हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ? तो ये जिन बातों पर हम आज संक्षेप लगा रहे हैं ये 100% सच है। तो जिस तरीके से मुर्शिदाबाद का खून नहीं नहीं, खराबा, हिंदुओं का सब पलायन बात हमारी सच आंखों के नहीं है। सामने है, उससे मैं एक कदम और आगे नहीं चलती नहीं, हूँ। अच्छा आप देखिए जिस आप लोग तो प्रकार ये से भी हर बोल रहे एक हैं हिंदू रोहिंग्या त्योहार को रोहिंग्या मनाने रोहिंग्या के लिए लोग को भी हटा दिए समस्या हो हैं। चुकी है। आप लोग ये भी हर बोले एक हिंदू त्योहार बांग्लादेशी को को मनाने हटा के लिए दिए वहां हैं। पर एक भी जिस आप लोग तरीके से मार एसआईआर पिटाई करने के होती लिए है, नहीं हर नहीं, हर एक ये गलत बीच में गलत मत बात बोलिए। है। चारू जी ये गलत नहीं आप नहीं गलत नम्रता बोल जी, रहे क्रॉस हैं। टॉक नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही है आप। आपको बोलने का मौका दूंगा लेकिन क्रॉस टॉक में किसी को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। चारू जी आपकी बात खत्म करिएगा, उसके बाद जरा जी, दीपक चाहे झा जी के पास जाना है, रामनवमी क्योंकि हो वो या भी हनुमान बीजेपी जयंती के हो। उनके नेता भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो सही कह रही थी। जरा उनके पास भी जाना पड़ेगा मुझे। चलिए चारू जी आपकी बात खत्म करिए। जी, चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, हाँ, वहां पर वायलेंस तो हुआ है ना, और धर्म के नाम पर वायलेंस हुआ है। और जिस प्रकार से सालों साल होता चला गया है वो सरकार के संरक्षण के अंडर ही हुआ है। मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मिस गवर्नेंस की हर एक पराकाष्ठा टीएमसी ने पार कर दी है। भाई कहने के लिए महिला मुख्यमंत्री, लेकिन महिलाओं तक के साथ नहीं खड़ी रह पाई। आज के दिन भी पत्रकारों तक के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जमीनी सच्चाई देश को मत दिखाइए। तो जो आप ये झूठ बोल रही है ना कि बंगाल की ठीक सच्चाई है, किसी के सामने नहीं है, मुझे लेकिन ये मालूम है उसके हजारों लोगों बावजूद ने भी बंगाल छोड़ा है। सनातन धर्म का सहारा लेने की जरूरत तो पड़ रही है ना आज की स्थिति में भी। आज भी ये कहना पड़ रहा है कि चुनाव की हार जीत पर निर्भर होगा कि धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा। ये भी बात तो बड़ी दिलचस्प है। दीपक झा, राहुल गांधी का बयान भी मैंने सुना। अचानक उनको लगने लगा है कि तृणमूल कांग्रेस पोलराइजेशन कर रही है और पोलराइजेशन के वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। यानी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी कह रही है तो कह ही रही है, लेकिन राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जो आपने कहा ना कि हम किससे लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी का ये बयान दिखाता है कि हम सरकार से लड़ रहे हैं। बीजेपी जीत नहीं जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी को फायदा हो रहा है, इसका बीजेपी का वोट बढ़ सकता है। उन्होंने ये कहा जीत नहीं रही है। मैं कहता हूं, देखिए हम चले थे विश्व गुरु बनने, याद है ना, हम विश्व गुरु बन रहे थे। लेकिन आज मोदी का डियर फ्रेंड ने हमको असलियत बता दिया। पहले मुझे एक बात बताइएगा, तृणमूल कांग्रेस पोलराइजेशन किस तरीके से कर रही है वो पहले बताइए। मैं वही बता रहा हूं कि पोलराइजेशन कर रही है तृणमूल। मैं वही बता रहा हूं साहिल भाई, इसको विश्व परिप्रेक्ष्य में देखिए। ट्रंप कहता है कि भारत नर्क बन रहा है, भारत नर्क है, तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को नर्क बना दिया है और देशवासियों को गर्त में डालने का काम किया है। अब मैं कहता हूं, जब चुनाव में सनातन खतरे में पड़ जाता है, जब भाजपा कहती है कि सनातन हार जाएगा, तो इनके नेता जब असम में कहते हैं मैंने गौमांस खाना मना नहीं किया है, गौमांस खाओ, किसने मना किया है? घर के अंदर खाओ भाई। चारू प्रज्ञा, आज आप ये बता दीजिए कि आप गौमांस खाने के खिलाफ हैं या गौमांस खाने वालों के साथ खड़ी हैं? हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं गौमांस खाओ, घर के अंदर खाओ। आप क्यों कहती हैं? अनुराग ठाकुर मंगलवार के दिन भगवा पहन के सनातन के एकदम प्रखर वक्ता
और मच्छी भाई, आज खाते हैं। आज नहीं घूमेंगे साहिल जी, हम। मुझे आज जवाब आज देने दीजिए। आज हम वही चर्चा वापस नहीं करेंगे। देखिए ये विश्व गुरु और बाकी सारी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। आज का इनकी बयान बड़ा पुरानी हो फ्रेश चुकी है। बातें। साफ बंगाल- शब्दों में तृणमूल कांग्रेस पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पोलराइजेशन की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको चाहिए तो मैं और एक बयान बात सुना और देता है, हूं। साहिल आप जी, वही एक मुझे बात कह रहा हूं। समझाइएगा। करने दीजिए। तृणमूल कांग्रेस पोलराइज किस तरीके से कर रही है वो जरा बता दीजिए। हाँ, मैं और बता वो रहा भी हूं। वोटिंग के दिन उनका बयान आया हुआ है। हाँ, ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को पोलराइज कर रही है, मच्छी का डर दिखा के, मच्छी खिला के, वहां के खान पान का काम की बात नहीं कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को पोलराइज कर रहे हैं, इनके नेता जाके मुसलमान और हिंदुओं को पोलराइज कर रहे हैं। तो महिलाओं को भाजपा polarize और कर रहे हैं। टीएमसी साहिल जी, मुझे जवाब दोनों देने पोलराइज दीजिए। कर रहे हैं। बीच चुनाव के समय संसद भवन में महिलाओं के नाम पे खुद जो खेल confused खेला है। गया, महिलाओं को जो आरक्षण के नाम पे जो महिलाओं को ठगा गया, जो आरक्षण मैं संसद प्लीज भवन में जवाब दे पास दूं। कर दिया गया था, ये क्या है साहिल जी? ये महिलाओं को चारू प्रकाश जी, एक पोलराइज मिनट कर रहे जरा- हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए जल्दी से मुझे जवाब देने मुझे मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे खुद को नहीं समझ जी, में आया। मैं मैं- शशि शेखर जी से जी। पूछता हूं। देखिए मुझे मैं 10 जरा सेकंड उनसे दीजिए, समझ साहिल लूं। जी। वो वरिष्ठ 10 पत्रकार है। सेकंड, 10 सेकंड, पोलराइज 10 तो सेकंड मैं आपको दीजिए। समझ मोदी जी भी कर मैं रहे हैं आपको संसद समझ भवन दूंगा। के चारू अंदर। प्रकाश जी जरा पोलराइज तो नहीं, ममता दीपक झा, एक बनर्जी भी सेकंड। बंगाल के दीपक अंदर झा, कर रही प्लीज। है। 10 सेकंड दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, जरा एक मिनट प्लीज। शशि शेखर जी, आप सालों से राजनीति देख रहे हैं। आप मुझे नहीं समझ में आया कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। इस बयान का क्या मतलब निकलता है? जो मतलब मैंने निकाला वो सही है, या जो दीपक झा कह रहे हैं वो मतलब सही निकलता है? देखिए, दीपक झा का काम डिफेंड करना है अपनी पार्टी को प्रतिकूल परिस्थितियों में, और राहुल जी ने आज अपने बयान से एक बार फिर लोगों को असहज कर दिया है, कांग्रेसियों को। तो वो इसे सफलतापूर्वक करते आए हैं। मुझे उन पर टिप्पणी करने का, सच में साहिल, में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके मूल ठीक है, 3 कोई बात प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। मैं आपके मूल 3 प्रश्नों ठीक। का जवाब जरूर देना चाहूंगा। पहली बात ये कि इस बार शायद जो वोटिंग का जो ट्रेंड है, उससे मुझे लगता है जो पिछला 2016 का आंकड़ा था 88.02% वोटिंग का, शायद वो टूट जाए। लेकिन 88.02% के बावजूद जीता कौन था? तो हमेशा हार जीत का फैसला सिर्फ बम्पर वोटिंग से नहीं होता, जैसे आपने पहले कहा था। अब एसआईआर वाली बात आपने पूछी थी। जब टीएन शेषन आए थे, तब भी उन्होंने 1991 और 96 के चुनाव में जमकर लोगों का कहा कि आप वोटर आईडी कार्ड दीजिए, नहीं तो हम आपको वोट नहीं डालने देंगे। तो 1996 के चुनाव में अच्छी खासी सफाई हुई थी, पर उस चुनाव में भी सीपीएम 203 सीटों के साथ जीती थी। ये बात अलग है कि कांग्रेस बढ़कर 88 सीटों पर पहुंच गई थी। तो अब कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटों में इजाफा होता है, वो सरकार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा हमें उस दिन तक। लेकिन कोई भी बम्पर वोटिंग जो है वो किसी हार जीत का पैमाना नहीं रह गई है, ये तो तय है। और संजय जी भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, जो कि एक मशहूर पोल स्ट्रेटेजिस्ट है। नहीं, और संजय जी के पास मुझे इसीलिए भी जाना है क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त बेलूरू मठ में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। जो सनातन का जिक्र मैंने किया, देखिए मैसेजिंग बड़ी शार्प है भारतीय जनता पार्टी की। वो चुनाव में क्या एंडोर्स करना चाहते हैं, और बेलूरू मठ से वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सनातन और हिंदू धर्म की बात करेंगे। बेलूर मठ, जहां पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं आज की अभी इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, तो ये दोनों चीजें हम कैसे जोड़े बंगाल की राजनीति में, क्योंकि पहली बार ये दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी का बयान और उसके बाद प्रधानमंत्री का यह विजिट और ये तस्वीरें, क्योंकि पहले चरण में जैसे मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का स्टेक पर लगा है पूरी दाव। 59 सीटों पर बीजेपी पिछली बार जीती थी 152 में से, तो बढ़ने के आसार अगर है तो इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा है बीजेपी के लिए। बिल्कुल बढ़ने के अगर आसार हैं, अगर बीजेपी की को ये उम्मीद है कि इन चुनाव के बाद उनकी सरकार बनेगी, तो फेज 1 बहुत ही क्रूशियल है। आज 152 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, और इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं 59 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो बंगाल में जरूरी है कि इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो इस राउंड में, और अगले राउंड में वो बेहतर प्रदर्शन करें, तब इनकी सरकार बनेगी। अब सवाल है ये जिसका जिक्र अभी आप कर रहे हैं कि ये जो सिंबल्स का, या जिन
जिन तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं या शुभेंदु अधिकारी ने जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए ये बहुत स्पष्ट है। बंगाल में अगर आप रिलीजियस दृष्टिकोण से देखो वोटरों को तो दो भाग में बांट सकते हो, और बड़ा हिस्सा है माइनॉरिटीज का वोट, मुस्लिम समुदाय का वोट, लगभग 28-30% मान लीजिए। तो ये वोट तो मतलब लगातार पिछले 3-4 चुनाव को देखें तो एक मुश्त तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जाता है, वो 75% हो 80%, और बीजेपी को बहुत कम 2-4-5% नहीं के बराबर मिलता है। बीजेपी को अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो हिंदू वोटरों को गोलबंद करना होगा, और जैसा मैंने पहले कहा, अगर बीजेपी सरकार बनने की मंशा रखती है, जो हर पार्टी रखती है, बीजेपी रख रही है मंशा, उन्हें यह जरूरी है कि इस राउंड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, और इसके लिए जरूरी है कि कुछ जो हिंदू वोटर हैं गोलबंद हो उनकी तरफ। अगर ये सारी चीजें, ये जो जिनके विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, हो सकता है इन सब चीजों से कुछ मदद मिले बीजेपी को, तो प्रयास तो यही है बिल्कुल। नहीं, और इसीलिए पिछली बार जब पोल स्ट्रेटेजिस्ट तृणमूल कांग्रेस के साथ में थे, वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे थे, प्रशांत किशोर, कि तृणमूल कांग्रेस को माइनॉरिटी से मेजॉरिटी वोट चाहिए और मेजॉरिटी से माइनॉरिटी वोट चाहिए ताकि उनकी सरकार बन सके। तो पिछली बार तो सरकार बन गई थी प्रसून आचार्य। इस बार जो पहले चरण का वोट हम देख रहे हैं, और इस बार हिंसा नहीं है कहीं भी, ये क्या दिखाता है बंगाल की राजनीति में? चुनाव में हिंसा नहीं होना, लोगों का हिंसा नहीं होने के बावजूद बाहर निकलना, ये क्या दिखाता है और इसका असर क्या? नंबर वन इस वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक दो कारण है। पहले तो 58 लाख जो शिफ्टेड डेट और वोट डुप्लीकेट नाम बात चला गया, उसका तो टोटल नंबर से कम हो गया, तो जो लोग है उसका वोटिंग हो रहा है, मतलब तो ऐसा ही 3-4% तो वोट तो ज्यादा ही पड़ेगा। नंबर 2, पहले फेज में जो चुनाव हो रहा है वो ज्यादा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जैसा नॉर्थ बंगाल है, जैसा जंगल मौर एरिया है, वहां से बीजेपी का कम से कम करीबन 90 से 100 सीट का फायदा होना चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट गो टू द टच द मेजोरिटी नंबर 148। क्योंकि दूसरे चरण पे जहां चुनाव है वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। तो पहले चरण में जो जहां वोटिंग हो रहा है 59 सीट उनका मिला था। अभी देखिए, हमको जो लग रहा है इस फेज में तृणमूल कांग्रेस का जरूर कुछ सीट घाटा पड़ेगा, उसमें घाटा होगा, 20 सीट हो सकता है, 22 सीट हो सकता है, 25 सीट हो सकता है, लेकिन सब सीट जितना घाटा होगा वो सीट सब बीजेपी का खेमा में जाएगा ऐसा भी नहीं है। मालदा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुछ सीट कांग्रेस का भी खेमा में जा सकता है, 4-5 सीट, 6 सीट भी जा सकता है, 2-3 सीट सीपीएम का भी खेमा में जा सकता है। और सबसे बड़ा बात यही है, हुमायूं कबीर को लेके जो उम्मीद था जो मुस्लिम वोट टूटने का, हुमायूं कबीर का जो वीडियो आया था, जो हम बीजेपी का पैसा लेके आया और बाबरी मस्जिद बनाया, इसका बाद हुमायूं कबीर का जो पार्टी बना, उसका प्रेसिडेंट भी इस्तीफा दिया, और पिछले जो 10-15 दिन में उसका दर्जनों उम्मीदवार भी इस्तीफा दे दिया। हुमायूं कबीर का वो जहां लड़ रही है रेजीनगर और नवादा, दोनों जगह पर उसका हालत आज का दिन में, हम एकदम ग्राउंड से बोल रहा है, उसका स्थिति अपना ठीक नहीं है। और पिछले 2 दिन में मुस्लिम वोट गलबंदी हो गया मालदा और मुर्शिदाबाद में, हर जगह तृणमूल के फेवर में जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ जगह जैसे शमशेरगंज है, फरक्का है, बारापुर है, जैसा मोताबाड़ी है, कैसे स्प्लिट होगा उस पर भी कई सारी चीजें निर्भर होगी, ये बात तो साफ है। और अभी की बड़ी खबर, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक करीब 90% वोटिंग हो चुका है, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यह बात भी सही है कि एसआईआर के वजह से 90 लाख वोट कटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद 90% वोटिंग अभी की स्थिति में शाम को 5 बजे तक रिकॉर्ड वोटिंग इस वक्त दिखाई दे रही है। जल्दी से प्रतिक्रिया शशि शेखर जी, आमतौर पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, ये बात तो ठीक है कि गणित साफ नजर आता है, 90 लाख वोट कम होंगे, ज्यादा वोट पड़ेंगे तो परसेंटेज बढ़ेगा, ये बात तो साफ नजर आता है। लेकिन क्या हम ये मानकर चले कि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है, या हर पार्टी अपने अपने तरीके से कंसोलिडेट कर रही है? और उसके बाद बाकी लोगों से जी। आप साहिल जानते हैं मैं हार जीत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, और मुझे लगता है कि इसका भी नहीं है, लेकिन एक वोटिंग का जरूर क्लियर है कि मैं जो आपसे 91 और 96 की बात कर रहा था, सेम जब वोटों की जब वोट काटे गए थे उस समय भी, तब भी बम्पर वोटिंग हुई थी और वो रिकॉर्ड टूटा था उनका उस समय का। तो इस बार भी बम्पर वोटिंग हो रही है,
अब जब इसके टीएन लिए शेषन की मैं आप बात कर रहे थे 96 में जी 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 91 और 96 की बात कर रहा था। तो 96 में तो वोटर आईडी कार्ड को लेके भयंकर घमासान हुआ था और उन्होंने चुनाव रद्द करने की धमकी तक दे दी थी टीएन शेषन ने। उस चुनाव में भी भयंकर वोट पड़े थे और जो कांग्रेस की उससे जो जो वोटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस बढ़कर 88 सीट पर पहुंच गई थी। बीजेपी अभी 77 सीट पर है और ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसा प्रसून बता रहे थे, अभी ग्रेटर कैलकाटा का इलाका आने वाला है। अगर बीजेपी वहां सही से डेंट मारती है तब तो उनका रास्ता बनता है, और अगर वो डेंट नहीं मार पाती है उन 76 सीटों पर, तो मुझे लगता है कि उनको भी मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसका टाइम उनके पास है। संजय कुमार, क्या हम यह भी कह सकते हैं संजय जी की मेजॉरिटी सफाई तो चुनाव आयोग ने करी थी? जितने डबल वोटर्स थे, मरे हुए थे, जिनके नाम उसमें था शामिल थे, जिनको शिफ्ट हो चुका है, तो जिसके वजह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ना ही था, या हम उसको ज्यादा रीड कर रहे हैं? 90% वोटिंग, ये तो रिकॉर्ड हो गया। नहीं, ज्यादा रीड नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक क्लास है जहां 100 बच्चे हैं, लेकिन 10 बच्चे उसमें से क्लास में नाम कटा करके दूसरे स्कूल में चले गए, और लेकिन वो 10 बच्चों का नाम ऑलरेडी है, तो कहते हैं कि अटेंडेंस कभी 100% हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 10 बच्चे ऐसे हैं जो कभी आएंगे ही नहीं स्कूल। लेकिन तो एक वो कारण है कि कुछ वोटर के तो नाम कट गए, जिनके नाम होने नहीं चाहिए थे उनके नाम कट गए, तो अपने आप वो टर्नआउट ऊपर जाता है। लेकिन उसी उदाहरण को और आगे बढ़ाता हूं। 10 बच्चे तो नाम कटाए नहीं, उसके कारण अब नाम काट दिए गए, तो वो टर्नआउट मतलब क्लास में अटेंडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यह भी हुआ कि एक नए टीचर आ जाते हैं और उनकी पढ़ाई अच्छी होती है, वो अच्छा पढ़ाने लगते हैं क्लास। तो स्टूडेंट जो नहीं आते थे, 2-4 स्टूडेंट, वो कहते थे कि भाई पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, वो भी आने लगते हैं। तो जो नहीं आ रहे थे उनके नाम कट गए, और जाहिर सी बात है इसके वजह से क्लास का अटेंडेंस पूरा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी 90% वोटिंग, 1 घंटा बाकी था, अब कुछ 20 मिनट बाकी है 6 बजने में। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि 5 बजे तक का आंकड़ा 90% दिखा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल के भीतर 90% वोटिंग, इस पर नजर बनाए रखेंगे।